नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल केसरी स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो का जो पर्पज है वो है उड़ान आईएएस एकेडमी के जो वीकली टेस्ट होते हैं संविधान को लेकर, उस पर हम लोग आज जो 25 प्रश्न पूछे गए थे इस बार के टेस्ट में शनिवार को, उस पर यह वीडियो है। वीडियो इसलिए है चूंकि टेस्ट तो हमेशा होता रहता है, ठीक है। कई बार होता है कि खासकर संविधान में कि कुछ एक आध दो हफ्ते बाद टेस्ट होते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर टॉपिक खत्म होने के बाद टेस्ट हो तो ज्यादा अच्छा लगता है संविधान के सब्जेक्ट में खासकर। इस बार का जो शनिवार था उसमें जो टेस्ट लिया गया, अलग अलग बैचेस में एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा करके, तो मैंने वीडियो ही बना दिया ताकि सारे क्लास में एक साथ एक्सप्लेनेशन हो जाए और इसके साथ साथ आपको भी इस 25 क्वेश्चन जो कि वीकली पूछे गए हैं वो पता लगे कि किस लेवल पर आपको तैयारी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। हुआ क्या एक्चुअली में कि बहुत सारे अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि सीजीपीएससी में भी अच्छे लेवल के हैं। अच्छे लेवल इन द सेंस मतलब पीएससी का जो लेवल होना चाहिए उस लेवल पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हमारी आदत क्या बनी है, वन लाइनर फैक्ट पढ़ने की या फिर नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसमें भी अलग अलग मुद्दे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? बाजारवाद का हिस्सा है और कुछ नहीं है। बाजारवाद में कंपटीशन ज्यादा हो गया तो लोगों को क्वालिटी न दिखकर केवल क्वांटिटी पर वो फोकस करने लगे, लो प्राइस पर फोकस करने लगे, जिस कारण से ऐसा नौबत आ चुका है। इससे पिछले वीडियो में बात भी किया हमने कि निराशावाद बहुत फैल रहा है, तो फिर ऐसे चीजें ना हो, बिल्कुल ना हो। थोड़ा सा जो प्रश्न है वो थोड़े से अच्छे स्तर के प्रश्न है। यहाँ पास क्लासरूम में भी यही कोशिश किया गया है अब से कि ऐसे प्रश्नों पर फोकस किया जाए जो अमूमन क्या होता है लोग अवॉइड करते हैं, सोचना वैचारिक स्तर पर छोड़ देते हैं। तो ऐसे प्रश्नों पर चर्चा की गई है। बाकी जो फैक्ट होते हैं वो तो हम कभी डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं। मतलब हम क्लास में ऐसे ही होता है, जाने के साथ 5 मिनट हमने डायरेक्ट पूछ लिया, ठीक है। 20 से कभी भी कुछ भी पूछ लिया जो पुराना पढ़ाया गया था, ताकि मोटिवेट भी कर सकें हम बीच बीच में कि आपको पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी खासकर पीएससी को लेकर। तो फिर इसी संबंध में आज हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप साथ साथ में बनाइएगा और देखिएगा कि आपसे कितना प्रश्न सॉल्व हो रहा है। थोड़े से सोचने पड़ेंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे इसमें। तो आगे बढ़ने से पहले एक प्रमोशन भी है कि 23 मार्च को फाउंडेशन बेस्ड मेंस का चालू हो रहा है। आपका हेड ऑफिस में है वो, ये हेड ऑफिस में मेंस का फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है जो कि लॉन्ग टर्म होगा, 23 मार्च से होगा। समय रहेगा इसका कितने बजे से लेकर, तो सुबह 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। ऑफलाइन, ऑनलाइन और रिकॉर्डेड मोड पर भी यह क्लास आपको अवेलेबल होगा। इसके साथ साथ आप 23 मार्च को ही सिटी प्लाजा ब्रांच में शाम की बैच पाएंगे, और यह शाम की बैच किसकी होगी, तो सीजीपीएससी प्री की और व्यापम की होगी। व्यापम उसमें मर्ज होगा, मतलब पीएससी प्री का ही तैयारी होगा, बस व्यापम के जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके यहाँ पास कवर करा दिए जाएंगे, जिससे कि अगर आप वनडे में भी शिफ्ट करना चाहते हैं एग्जाम को लेकर, होता है कई बार प्रेशर होता है कि जल्दी से थोड़ा सा जॉब चाहिए, थोड़ा सा प्रेशर है आर्थिक रूप से, तो आप वनडे में जल्दी से शिफ्ट कर सकें, आपको अलग से और तैयारी करने की जरूरत ना पड़े। तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, गलत कथन को हमको चुनना है, ठीक है। गलत कथन बताने हैं, इन 3 में से कौन सा गलत है। देखते हैं पहला कथन, प्रस्तावना को किसी भी संवैधानिक संशोधन से नहीं बदला जा सकता। ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि संशोधन किया जा सकता है प्रस्तावना में। चूंकि केशवानंद भारतीवाद में क्या कहा गया कि प्रस्तावना हमारे संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है, और जब संविधान का हिस्सा है तो फिर संविधान में होने वाले संशोधन का जो शक्ति है वो उस पर भी लागू होगा। तो केशवानंद भारतीवाद से यह कंफर्म हो गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, और हिस्सा होने के कारण इस पर क्या होगा, संशोधन लागू होगा। तो प्रस्तावना को किसी भी संविधान संशोधन से नहीं बदला जा सकता, यह बात बिल्कुल गलत होगी। फिर है, प्रस्तावना के मूल्यों को अदालतों में लागू नहीं किया जा सकता। यह बात बहुत हद तक सच है, क्योंकि प्रस्तावना में लिखे हुए तत्व क्या है, आदर्श रूप के हैं। थोड़े से ऐसे हैं जिनको आप लागू नहीं कर सकते, क्योंकि वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से अपनी परिभाषाओं को चेंज करते रहते हैं। जैसे लोकतंत्र की परिभाषा हर जगह पर अलग अलग मिलेगी, हर प्रकार का लोकतंत्र मिलेगा आपको, गणतंत्र भी अलग अलग टाइप के मिलेंगे आपको समाजवाद के तो और विभिन्न बहुत सारे वैरायटीज मिलेंगी, पंथ निरपेक्ष का भी अलग अलग स्वरूप मिलेगा। तो आप उसे एज इट इज लागू नहीं कर सकते। हाँ, उससे मिलता जुलता स्वरूप आप व्यवहारिक तौर पर जरूर आप भारत की शासन पद्धति में देखते हैं। तीसरा कूट है,
प्रस्तावना संसद की संप्रभुता सुनिश्चित करती है। जो प्रस्तावना है वो संसद की संप्रभुता सुनिश्चित करती है, बिल्कुल गलत बात है ये। जो प्रस्तावना है वो भारत की जनता की संप्रभुता सुनिश्चित करती है। हम भारत के लोग दर्शाता है कि ये जो कुछ भारत को बनाया जा रहा है, जो शासन के उद्देश्य हैं, वो भारत की जनता से निकल कर आते हैं। भारत में शक्ति का स्रोत जनता है। भारत में एक्चुअली में संप्रभु कौन है? तो भारत की जनता है। तो यहां पर तीसरा कूट भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, दूसरा सही होगा। जो गलत होगा वो हमारा आंसर के रूप में सही होगा। तो लिखा हुआ है नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। अब देखो, सही उत्तर चुनना है तो उत्तर सही चुनना है ना, इसमें से सही नहीं चुनना है, इसमें से तो गलत चुनना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हड़बड़ी में गड़बड़ी, सही उत्तर चुनिए में हम इन कथनों को सही चुन लेते हैं, जो कि हमारा उत्तर क्या है? गलत कर देता है। प्रश्न यहां लिखा हुआ है, ऑप्शन के लिए बात की जा रही कि ऑप्शन सही चुनना है आपको। तो गलत कथन चुनना है, तो गलत कथन कौन सा है? पहला है और तीसरा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें मिलेगा इस सेक्शन से। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फिर से विचार करते हैं कथनों पर। पहला कथन कहता है, और कथन पर विचार जब यहां सीधा बोला है तो यहां सही पूछ रहा है, सही कौन सा है? दोनों में से सही कौन सा है? भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को दर्शाता है। बिल्कुल दर्शाता है। जो भारत का संविधान है वो पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष की सकारात्मक अभिव्यक्ति को है। होता क्या है, यूरोप में जब एरा ऑफ रेनेसा चलता है, लूथर किंग का जब समय आता है वहां पर, तो और फिर उसके बाद हॉब्स, लॉक और रूसो जैसे विचारक आते हैं, जहां पर वो शासन की शक्तियों को सीमित करते हैं, जनता के जो अधिकार है उन्हें अलग करते हैं, जनता के व्यक्तिगत मसलों को अलग करते हैं, शासन को अलग करते हैं। यहां पर शासन का धर्म से अलगाव ही पंथ निरपेक्ष है यूरोप में, जो कि अलग बात है, जो कि नकारात्मक बात है, नकारात्मक है, नेगेटिव है। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं कि मैं आपसे कोई वास्ता नहीं रखता, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, मैं राज्य हूं, आप धर्म हैं। इससे होता क्या है? नकारात्मक अभिव्यक्ति। लेकिन भारत में ऐसा नहीं अपनाया गया। भारत में यह बोला गया कि मैं पर्टिकुलर एक दो को नहीं मानूंगा। मैं ऐसा भी नहीं कहता हूं कि मैं किसी को नहीं मानूंगा, मैं एक दो को मानूंगा, ऐसा भी मैं नहीं कहता हूं। क्योंकि पहले वाले में क्या हो रहा है, हम दोनों बिल्कुल अलग हो रहे हैं। दूसरे वाले में क्या हो रहा है कि सामने अगर 50 लोग हैं तो मैं केवल 2 को मानूंगा, यह भी गलत है। मैंने क्या बोला कि मैं सबको मानूंगा, सबको विकास के अवसर दूंगा, सबको संरक्षण प्रदान करूंगा। यह सकारात्मक अभिव्यक्ति है धर्मनिरपेक्ष का। तो बिल्कुल सही है कि भारत में जो धर्मनिरपेक्ष है वो सकारात्मक है। दूसरी बात करता है कि भारत की धर्म की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अधीन धर्मनिरपेक्ष का चरित्र है। बिल्कुल है। न्यायपालिका ने स्पष्ट किया है कि अगर हमारे संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं भी होता तो भी हमारा देश धर्मनिरपेक्ष को पालन करता है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से लेकर 28 है वो भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को दर्शाता है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों कूट क्या होंगे? सही होंगे। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग का अर्थ क्या निकलता है? अभी मैंने आपको बताया था, हम भारत के लोग दर्शाता है कि भारत की समस्त जनता यहाँ की शक्ति का स्रोत है। यहाँ पास जो भारत की जनता है वहीं से शक्ति निकलती है, चाहे विधायिका की हो, चाहे जिसकी भी हो, कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो। यहाँ पास एक्चुअली में संप्रभु कौन है? तो भारत की जनता है। तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है? भारतीय गणराज्य की प्रभुता जनता में निहित है। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, संविधान का निर्माण नहीं, जनता के द्वारा बिल्कुल नहीं है, संविधान सभा ने किया है। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी संविधान सभा का निर्वाचन हुआ ही नहीं था, वो जनता के प्रतिनिधि थे ही नहीं, वो तो बेसिकली मनोनीत थे, वो तो विधानसभा से मनोनयन से आए थे। लेकिन यहाँ पास आरोप भले ही यह लगाया जाता है कि संविधान सभा के सदस्य जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा नहीं आए हैं, फिर भी यदि निर्वाचन होता तो इन्हीं लोग आते, क्योंकि हमारे तो प्रतिनिधि इन्हीं लोग थे। फिर है, भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है? बिल्कुल नहीं है। संविधान सभा ने हमारा संविधान का निर्माण किया है और उन्होंने ही इनेक्ट किया इसे, तो फिर हमारी जनता के सहमति पर आधारित बिल्कुल नहीं है वो। हाँ, हम सहमति देते हैं बाद में, इस बात की सही तो सच बात है ये, हम सहमति देते हैं क्योंकि हम पैदा होते ही अपने संविधान के अंडर में आ जाते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन ज्यादा सही होगा। डी ऑप्शन बहुत गलत नहीं है लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है, वो पहला ऑप्शन ज्यादा सही है, पहला ऑप्शन माना जाएगा सही। दूसरा, अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना है, क्या है प्रस्तावना? भारत के संविधान का एक हिस्सा है। बिल्कुल सही। जो प्रस्तावना है वो संविधान का क्या माना जाएगा? हिस्सा माना जाएगा।
तो ये बात तो सही है, लेकिन इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। बिल्कुल सही है ऑप्शन, और 4 ऑप्शन है तो ए यहाँ सही हो सकता है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ना ट्रिकी पॉइंट है, देखते हैं क्या है। संविधान का हिस्सा नहीं है, गलत बात है, ये है भाई। एक संविधान का हिस्सा है और किसी भी अन्य भाग के समान कानूनी प्रभाव नहीं। हमारे संविधान के जो अन्य भाग हैं उनका कानूनी महत्व है, लेकिन प्रस्तावना का कानूनी महत्व नहीं है। याद रखिएगा, जैसे यह संविधान है और संविधान का एक भाग प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन भाग 1, 2, 3, 4 ये सब कानूनी प्रभाव रखते हैं और इनसे अलग होकर प्रस्तावना कानूनी प्रभाव नहीं रखता है, लेकिन प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। डी ऑप्शन भी सही है, ए भी सही, डी भी सही, लेकिन डी ज्यादा सही होगा। ठीक है, कभी भी आपके एग्जाम में यह नहीं लिखा होता है कि दिए गए ऑप्शन में से 3 गलत होंगे, 1 सही होगा, केवल 1 को चुने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी सही हो सकता है, चारों सही हो सकते हैं। अधिकतम जो ज्यादा सही होगा अभ्यर्थी उसका चयन करे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता है कई बार ऐसे एग्जाम में। अच्छा, इस टेस्ट में जो पूछा गया था ना, वो प्रस्तावना से प्रश्न है, भारत की संविधान की विशेषताओं से प्रश्न है, शासन प्रणाली से प्रश्न है, अनुसूची और अनुच्छेद से प्रश्न है, और इसके साथ साथ भाग 1 से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर के प्रश्न की ओर। थोड़ा सा स्पीड लेकर चल रहा हूं मैं इसे, क्योंकि 25 क्वेश्चन है और आप जल्दी से सॉल्व कीजिए, बोर मत होइए, क्योंकि क्या हो गया, हमारा आदत पुराना छोटा वीडियो देखने का, इस कारण से ऐसा होता है। ठीक है, तो छोटे वीडियो देखना ठीक है, देखो, लेकिन बड़े वीडियो भी देखो जो कि काम के हैं। ठीक, जैसे पुराने वीडियो जो जले हुए हैं बहुमत के ऊपर डला हुआ है ना, मेरा खुद का बता रहा हूं मैं, संविधान के बारे में, और पिछले लास्ट क्लास में आपके अधिकार के बारे में है। देखिए एक बार वीडियो को, समझिए क्या होता है अधिकार। बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखते हैं फिर से विचार करके क्या बोलता है वो। डीपीएसपी के बारे में विचार करने के लिए बोल रहा है, भाग 4 के बारे में। पहला कथन बोलता है, अच्छा सही पूछ रहा है, चलो देखते हैं दोनों सही है कि नहीं है। पहला कथन है, विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन लगाते हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। डीपीएसपी निर्बंधन नहीं लगाते विधायिका के काम पर, बल्कि डीपीएसपी तो विधायिका को प्रेरित करते हैं कि आप इन्हें लागू कीजिए। यहां पास ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और नहीं वो कार्यपालिका के शक्ति पर निर्बंधन लगाते हैं, दोनों के शक्तियों पर निर्बंधन नहीं लगाते हैं। दोनों कूट क्या होंगे, गलत होंगे। मौलिक अधिकार निर्बंधन लगाता है, क्योंकि आर्टिकल 13 कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग में दिए गए अधिकारों को छीनती है, न्यून करती है। मतलब सरकार को कानून बनाने से रोकेगा कौन, मौलिक अधिकार, यदि कानून ऐसा हो जो कि मौलिक अधिकार को छीनता हो। मतलब सरकार के यहां पर शक्तियों पर सीमांकन कर दिया मौलिक अधिकार ने, लोगों को सुरक्षा मिला किससे, सरकार के कार्यों से। लेकिन डीपीएसपी में ऐसा नहीं है, डीपीएसपी सरकार के द्वारा ही लागू किए जाते हैं, सरकार ही तय करती है किस सीमा तक आपको देना है, तो इसलिए वो विधायिका कार्यपालिका के कार्यों में निर्बंधन नहीं लगाते हैं। दोनों कूट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, यहाँ पास उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य के नाम को बदलने के लिए संसद को कौन से बहुमत की आवश्यकता है। थोड़ा सा आसान प्रश्न है। राज्य के नाम को बदलने के लिए मतलब आर्टिकल 3 को बोलता है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 कहता है कि जब कभी भी संसद आर्टिकल 3 का यूज करेगा तो उसे संविधान के संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब बिना संविधान संशोधन की प्रक्रिया के आप आर्टिकल 3 से नाम को बदल सकते हैं। और जब आप नाम बदलेंगे और आपको संशोधन की जरूरत नहीं है, इसका मतलब संशोधन में लगने वाला बहुमत नहीं चाहिए। और जब आपको संशोधन में लगने वाला बहुमत विशेष बहुमत नहीं चाहिए, तो आपको साधारण बहुमत चाहिए। साधारण बहुमत मतलब यहाँ पास उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का बहुमत से आपका काम चल जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बहुमत के बारे में पूरा डिटेल वीडियो है, बहुमत में कभी भी कोई दिक्कत नहीं जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 है, 1 नवंबर सन 1956 को संसद द्वारा पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 3 कूट दिए हैं, सही पूछ रहा है। चलिए पहला क्या है, 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश। बिल्कुल सही है, 14 और 6 बनाया गया था। फजल अली आयोग ने बोला भैया 16-3 बनाओ, 16-3 बनाओ, बना कितना, 14-6, पहला सही। विभिन्न वर्गों में विभक्त राज्यों को विभेद समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल सही है। क, ख, ग, घ, ये 4 प्रकार से यहां पास क्या थे, डिवाइडेड थे, जिनको खत्म करके केवल राज्य और संघ राज्य बना दिया गया और सभी राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। बिल्कुल सही है। दूसरा भी सही, राज्यों का गठन प्रायः भाषाई आधार पर किया गया है। जी हां, भाषाई आधार पर गठन किया गया है, लेकिन बंबई और पंजाब का नहीं किया गया। बंबई और पंजाब का गठन भाषाई आधार पर नहीं किया गया है। तीनों यहां पास ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से विचार करना है, और क्या विचार करना है, सही विचार करना है।
भारत की शासन व्यवस्था एकात्म शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भारत में एकात्म शासन प्रणाली चल ही नहीं सकती है। पूरे देश को आप एक जगह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इतना बड़ा देश है हमारा। हमारे यहाँ संघ की शासन ही होगी, लेकिन संघ भी अलग टाइप का होगा, यूनियन प्रकार का होगा। तो पहला कूट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मतलब ये दोनों ऑप्शन तो आपके नहीं आने वाले हैं। यहाँ पर केवल दो को देखना होगा क्या कहता है। तो संघात्मक शासन प्रणाली में न्यायपालिका हमेशा कमजोर होती है, ये भी गलत है। चूंकि संघात्मक में क्या होता है, आपको संघ में केंद्र भी देखने को मिलेगा, राज्य भी देखने को मिलेगा। और जब संघ के प्रणाली में कोई विवाद उत्पन्न होता है, मतलब राज्य राज्य से लड़ जाए, केंद्र राज्य से लड़ाई लड़ ले, तो फिर यहाँ पास न्यायपालिका का ही रोल होता है कि वो संघीय मामलों की सुनवाई करे। जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131, जहां मूल अधिकारिता की बात की गई है कि अगर भारत बनाम राज्य सरकार, राज्य बनाम राज्य सरकार, भारत प्लस राज्य बनाम राज्य सरकार होता है, तो वो मूल अधिकारिता में आता है। तो फिर ये भी क्या हो जाएगा? गलत होगा। भारत में संघात्मक शासन के साथ कमजोर न्यायपालिका नहीं, बल्कि एक अच्छी न्यायपालिका है, एक मजबूत न्यायपालिका है। ठीक है। तथा संसद की शक्ति बहुत अधिक होती है। ये कह सकते हो, संसद की शक्ति तो कहीं भी अधिक हो सकती है, उसका संघ से कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर दूसरा कूट भी बिल्कुल गलत है, इसका पहला वाला पॉइंट गलत है यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों गलत, ना तो ए ना तो बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा सा देखते हैं क्या बोल रहा है। सही कथन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन इसमें कहता है कि भारत में अपनाया जाने वाला समाजवाद कुल मिलाकर राज्य समाजवाद है। नहीं, भारत का जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। राज्य समाजवाद जैसे चाइना हो गया, है ना, लाओस, कंबोडिया, ये सब हो गए, वियतनाम हो गए, या फिर नॉर्थ कोरिया हो गया, रशिया हो गया, ये राज्य समाजवाद की बात करते हैं। स्टेट ओन कैपिटल की बात करते हैं, मतलब केवल और केवल सरकार की ही संपत्तियां होंगी, निजी संपत्तियां नहीं होंगी। ये राज्य समाजवाद कहता है, कार्ल मार्क्स का समाजवाद कहता है। हमारे यहाँ ये वाला समाजवाद नहीं है, हमारे यहाँ समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। पहला ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर पहला कूट गलत होगा। तो जहां जहां पहला उसे हटा दीजिए, इसे हटाइए, इसे हटाइए और इसे भी हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मतलब दूसरा और तीसरा कथन सही है। पढ़ लेते हैं एक बार। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है। देखो, ऐसे प्रश्न में कई बार यह कंफ्यूजन हो जाता है कि भारत में मार्क्सवाद का तो समाजवाद आया ही नहीं कभी। मार्क्सवादी समाजवाद क्या कहता है कि वर्ग विभेद होता है, पूंजीपति और निम्न वर्ग होते हैं, पूंजीपतियों को समाप्त करके निम्न वर्गों का शासन बनाना है, निम्न वर्ग शासन करेंगे और एक दिन समाजवाद से साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी। आर्थिक न्याय की बात करता है। लेकिन ये ऑप्शन के हिसाब से तो सही है, फिर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सही मान रहा है, लेकिन हमें तो अंदरूनी तौर पर पता है कि मार्क्सवाद का समाजवाद नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, हमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस नहीं होता है, लेकिन अगर आप एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे तो फिर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे मार्क्सवाद के बारे में अगर देखें तो वो आर्थिक न्याय की बात करता था। हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था, है ना, नाकारा बनाम भारत संघ, नाकारा बनाम भारत संघ पेंशन धारियों का एक केस था यहाँ पास, जिसमें आर्थिक न्याय की बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने कि आर्थिक न्याय हमारे संविधान का मूलभूत हिस्सा है। तो मार्क्सवाद से तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है वो, तो लोगों ने समझा कि मार्क्सवाद से वो कनेक्ट करता है, बिल्कुल करता है। गांधीवाद का तो बात ही करता है भाई, बहुत सारे गांधीवादी विचारधाराएं हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं, तो लेकिन गांधीवाद की ओर ज्यादा झुकाव रखता है हमारा समाजवाद। तो दूसरा ऑप्शन देखो एकदम सही ना होकर सही है बस, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल सही मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एकदम ऑप्शन 2 को सही ही मानो, मतलब सेकंड कूट को बिल्कुल सही मानो, ऑप्शन के हिसाब से सही मानना पड़ेगा। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर नहीं आता ऐसा प्रश्न समझ में तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ के भी आएंगे तो फिर आपका प्री निकल सकता है, क्योंकि कभी भी 100 में 100 आउट ऑफ कटअप नहीं जाता है। कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं। इस टेस्ट का पर्पस ये भी है कि आप सीखिए कि कौन से प्रश्न छोड़े जा सकते हैं, कौन से नहीं छोड़ने हैं, सब कुछ सीखना है इसी में। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट भी कीजिए। कमेंट कम करते हैं आप लोग, जिसके कारण हम आपके मन के विचारों को नहीं जान पाते हैं। आप कमेंट करेंगे, आप अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे, तभी तो हम समझ पाएंगे आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फिर से विचार करना है। 3 कूट है यहाँ पास और सही कूट को बताना है। यह विधायिका के लिए शक्ति के स्रोत के रूप में काम करता है? बिल्कुल नहीं। प्रस्तावना केवल आदर्श मात्र है, वो किसी को शक्ति प्रदान नहीं करता है, और न ही उसका कोई विधिक प्रभाव है, और न ही वो न्यायपालिका में लागू हो सकता है। ये तीनों चीज याद रखना है। यह विधायिका के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है? ये भी सरासर गलत है। वो विधायिका के अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है।
प्रस्तावना के प्रावधान विधि न्यायालय मतलब जो कानून के तहत न्यायालय बने हुए हैं हमारे तीनों, है ना, उनमें परिवर्तनीय योग्य नहीं है। बिल्कुल, हमारा जो प्रस्तावना है उसमें जो आदर्श हैं उन्हें आप न्यायपालिका में जाकर लागू नहीं करा सकते, वो गैर न्यायिक प्रकृति के हैं। मतलब केवल यहाँ पर तीसरा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की कि भारतीय संविधान अत्यधिक कठोरता और बहुत अधिक लचीलेपन के बीच का एक उचित संतुलन स्थापित करता है? ये कथन था यूक्रेनी विद्वान है अलेक्जेंड्रोविच, उनका कथन है ये, याद रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न भी अगर नहीं आते हैं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आते हैं तभी अटेम्प्ट करो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मतलब सुना सुना नाम है, केसी व्हीलर और ग्रेनविल ऑस्टिन दोनों भारतीय संविधान के विचारक रहे हैं, बहुत बड़े। आगे बढ़ते हैं, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत चीज पर विचार करना है और गलत वाला ही हमारा सही उत्तर होगा भाई, जो गलत है वही हमारे लिए सही है। देखते हैं, पहला, राज्यों का संघ भारत के क्षेत्र से एक व्यापक अभिव्यक्ति है। बिल्कुल गलत है यह बात। राज्यों का संघ, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में टोटल 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन प्रकार का होगा। यहां पर जो राज्यों का संघ है, यहां पर केवल और केवल राज्य शामिल होते हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 28। लेकिन इसके तीसरे पॉइंट में जाएंगे, पहले का जो सी पॉइंट है वो कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में अ टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया में कौन कौन होगा, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में राज्य भी आता है और यूनियन टेरिटरी भी आता है। तो भाई ये ज्यादा व्यापक हुआ ना, वो तो कम व्यापक हुआ, उसमें केवल 28 राज्य हैं, यहाँ 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, तो फिर ये ज्यादा व्यापक हुआ, मतलब पहला पुट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, राज्य अपनी शक्ति केंद्र के साथ बांटते हैं, बिल्कुल बांटते हैं भाई। फिर है, केंद्र शासित प्रदेश और अधिकृत प्रदेशों पर नियंत्रण किसका होता है, केंद्र सरकार का, बिल्कुल सही है, ये इनका नियंत्रण होता है। मतलब केवल पहला कूट ही हमको क्या लग रहा है, गलत लग रहा है, और गलत वाला हमारा सही उत्तर होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, केवल एक क्या होने वाला है, सही होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल अधिकार और डीपीएसपी में क्या अंतर है? भाई किस बारे में बात कर रहा है, ये बंधनकारी और वाद्य योग्य के बारे में बात कर रहा है। आसान प्रश्न है, अधिकारों के बारे में पूरा चर्चा भी कर चुका हूं मैं। मूल अधिकार वादी योग्य है, डीपीएसपी वादी योग्य नहीं है, बस यही देखना है, मूल अधिकार वादी योग्य है जबकि डीपीएसपी वादी योग्य नहीं है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कथन क्या है, सही कथन पर चुनना है। फिर से 2 है यहाँ पास, देखते हैं। पहला, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका प्रमुख मतलब कार्यकारी प्रमुख नेता, मतलब यहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं वो विधायी शाखा से नियुक्त किए जाते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कहां से की जाती है, विधायिका से की जाती है, मंत्रियों की नियुक्ति विधायिका से होती है। हाँ, 6 महीने तक कोई बन सकता है, लेकिन अल्टीमेट तो नहीं है ना, अल्टीमेट कहां से आता है, विधायिका से ही आता है। तो पहला कूट तो सही है। विधायिका और कार्यपालिका में अलग अलग से राय मामले में के अलग अलग राय के मामले में, मतलब दोनों क्या है, अलग अलग राय रखते हैं किसी चीज पर, तो राष्ट्रपति प्रणाली के तहत कानून बनाना आसान है। ये बहुत खतरनाक बात है। देखो, राष्ट्रपति प्रणाली में क्या होता है, विधायिका कार्यपालिका में पूर्णतः अलगाव पाया जाता है, और जब दोनों में अलगाव पाया जाता है तो कार्यपालिका किसी भी कानून को नहीं बनवा सकती विधायिका में। तो राष्ट्रपति प्रणाली में कानून बनाना कठिन काम होता है अगर दोनों में तनातनी हो गई। इसी चीज को लेकर तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने हमारे देश में संसदीय प्रक्रिया डाल दी कि कार्यपालिका और विधायिका में सामंजस्य की स्थिति हो, कि विधायिका जो कानून बनाए वो कार्यपालिका चला ले, और कार्यपालिका यदि कोई कानून बनवाना चाहे तो विधायिका में उसका बहुमत है और वो अपना काम निकलवा ले। तो संसदीय शासन व्यवस्था में कानून बनाने की प्रक्रिया थोड़ी सी आसान होती है, अध्यक्षीय में थोड़ा सा नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर ये वाला कूट क्या होगा, गलत होगा। सही ऑप्शन केवल 1 हो जाएगा हमारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। बेहद ही आसान प्रश्न है, फैक्चुअल है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और बहुत आसान होने वाला है ये क्वेश्चन। 8वीं अनुसूची किसको लेकर है भाई, तो ये तो भाषाओं को लेकर है। हाँ, पहला का सी होगा, है ना, तीसरा मतलब इन दोनों में से बी का तो 1 हो जाएगा, देख ही रहे यहाँ पास। फिर दल बदल हो जाएगा, सी का 2, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे सॉल्व किया करो गोला गोला करके, है ना, थोड़ा सा गलती होने का चांस पूरा खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार है। सेम थ्योरी लॉक, हॉब्स और रूसो के आने के बाद ये होता है कि सरकार के कार्यों को लिमिटेशन कर दिया जाता है, लोगों के अधिकारों के बारे में जागृत किया जाता है कि आपके पास अधिकार होंगे, सरकार इन अधिकारों को नहीं छीन सकती। यदि सरकार कुछ करती है तो कानून के माध्यम से करेगी, मतलब यहाँ सरकार कानून के माध्यम से बनती है और सरकार कानून के माध्यम से चलती है। इन्हें संवैधानिक सरकार कहा जाता है। जैसे भारत की सरकार एक संवैधानिक सरकार है।
जो लोगों को अधिकार भी रखने देती है और अपना काम भी करती है। मतलब ये सरकार के कार्यों पर निर्बंधन लगाती है ताकि लोगों की स्वतंत्रता बनी रहे, इसलिए तो लोगों को अधिकार दिए गए। संविधान से ही सरकार का निर्माण हुआ और संविधान से ही सरकार की सीमाओं का सीमांकन हुआ कि उनकी शक्तियों का सीमांकन कर दीजिए ताकि वो लोगों पर हस्तक्षेप न कर सके, इसलिए उनको क्या दिए, अधिकार दिए। मतलब संवैधानिक सरकार में लोगों के हित में सरकार के कार्यों पर नियंत्रण लगाया जाता है, ये होता है। इसे आप संविधानवाद के नाम से भी जानते हैं। पहला ऑप्शन पूछता है, सही को पूछ रहा है, दोनों में से कौन सा सही है? जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाते हैं, बिल्कुल गलत। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाते हैं, बिल्कुल सही है ये। केवल दो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सिद्धांत संसदीय सरकार पर संस्थागत रूप से लागू होता है? मतलब यहां भारत के संसदीय नेचर की बात कर रहा है वो। पहला कूट क्या पूछ रहा है भाई, सही पूछ रहा है। पहला कूट है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के भी सदस्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो किसके सदस्य हैं? विधायिका के सदस्य हैं, संसद के सदस्य हैं। मंत्री तब तक अपने पद पर बने रहते हैं, मतलब बहुवचन की बात है, मंत्रियों सभी मंत्रियों की बात कर रहे हैं वो, जब तक कि उनका संसद में भरोसा है। बिल्कुल, आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 3 हमारे यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ साथ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का भी सिद्धांत है। निंदा प्रस्ताव याद रखिएगा और अविश्वास प्रस्ताव। मंत्रिमंडल का मुखिया मतलब प्रधानमंत्री राज्य का प्रधान होता है, नहीं, राज्य का प्रधान तो राष्ट्रपति होता है। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही उत्तर चुनना था तो 1 और 2 बिल्कुल सही है, हम 1 और 2 के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा यहाँ पास, बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता है। अब भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषता की बात कर रहा है वो। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये संसद की प्रणाली का विशेषता नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय प्रणाली की विशेषता है। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, बिल्कुल होता है। लिखित संविधान, नहीं, ये भी संघीय प्रणाली की विशेषता है। विधायिका और वास्तविक शक्तियां अलग अलग, बिल्कुल, ये तो मेन विशेषता है। फिर है कार्यपालिका की विधायिका के प्रति व्यक्तिगत उत्तर, ये भी होता है। तो 2, 4 और 5 मतलब संसद में क्या होता है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति दोनों प्रकार से उत्तरदायी होती है। संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो सामूहिक होता है, लेकिन होती दोनों है वो। और इसके साथ साथ कार्यपालिका 2 भागों में बढ़ती है, एक होता है वास्तविक और एक होता है कौन सा, कार्यकारी, व्यवहारिक, दोनों कह सकते हो। तो 2, 4 और 5 ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है? अच्छा, संघीय नहीं है। संघीय नहीं है मतलब दोस्तों एकात्म है। पहला पढ़ते हैं, संविधान की सर्वोच्चता, नहीं, ये तो संघीय है। संविधान की सर्वोच्चता वहीं स्थापित की जाती है जहां पर समझौता किया जाता है केंद्र और राज्य के बीच में, और जो समझौता है वही संविधान है और वही क्या है, सर्वोच्च है। तो पहला कोड तो गलत हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाएं IAS, IPS, IFS पूरे देश में एक जैसे चलती हैं। क्यों? क्योंकि देश का शासन व्यवस्था एक जैसा चलाना है। तो दूसरा कोड क्या है, सही है। एकल नागरिकता, बिल्कुल सही, पूरा देश के नागरिक एक है, एकात्म शासन व्यवस्था में है। स्वतंत्र न्यायपालिका, नहीं, संघीय सरकार होती है तो स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, क्योंकि वहां लोगों की अधिकारों की रक्षा कौन करेगा, संविधान की रक्षा कौन करेगा, संघीय प्रणाली की रक्षा कौन करेगा, तो ये गलत हो जाएगा। द्विसदन, नहीं, ये भी संघीय प्रणाली की विशेषता है। द्विसदनीय क्यों? क्योंकि केंद्र में केंद्र की सरकार तो होगी, लोकसभा तो होगा, राज्यों की बात रखने के लिए कौन होता है, तो राज्यसभा होती है, सीनेट होता है। मतलब यहाँ पास ये भी हटा दो। संगठित न्यायपालिका, बिल्कुल, हमारे देश में एकात्म शासन व्यवस्था के तहत एकीकृत और संगठित न्यायपालिका है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय आप कह सकते हैं। मतलब 2, 3 और 6 कहाँ है, ये सी पॉइंट में है। अच्छा, इससे पहले वाला भी तो सी में था ना, हाँ, 2, 4 और 5, हाँ, ये भी सी था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कौन सा विचार करना है, सही कथन पर विचार करना है। 2 कथन है, देखते हैं कौन सा सही है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में सरकार पर हमेशा अस्थिरता का खतरा छाया रहता है, गलत बात है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होता है, विधायिका और कार्यपालिका में अलगाव होता है। हमने बात किया था अभी, पूर्णतः स्पष्टतः शक्ति विभाजन का यहाँ पर पालन किया जाता है कि शक्ति का विभाजन हो जाए। मॉन्टेस्क्यू का शक्ति का विभाजन बेसिकली और पहले भी हो चुका है वो, लेकिन एक आधुनिक विचारक के तौर पर हम मॉन्टेस्क्यू को जानते हैं यहाँ पास। तो यहाँ पर विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है और न्यायपालिका अलग है, बिल्कुल अलग होती है। तो आप किसी भी तरीके से नहीं कह सकते कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जो सरकार है वो अस्थिर होती है। क्यों? क्योंकि विधायिका के पास कार्यपालिका को हटाने का ना तो रीजन होता है, और अगर हटाना भी है तो बहुत ही कठिन प्रक्रिया से हटाया जाता है, और जो कार्यपालिका है वो विधायिका को समाप्त नहीं कर सकती। मतलब पहला कथन गलत होगा। दूसरा,
संसदीय शासन प्रणाली में सरकार पर बहुमत का खतरा नहीं रहता है। ये तो और गलत बात है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका में वही आता है जिसका बहुमत होता है। अगर मोदी जी का विधायिका में बहुमत ना हो तो क्या वो कार्यपालिका में रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो संसदीय शासन की तो महत्वपूर्ण विशेषता है कि जब तक आपका बहुमत नहीं है तब तक आपका भरोसा नहीं है और तब तक आप सरकार में भी नहीं है। ये तो गलत, दोनों गलत हो गया, डी ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फजल अली आयोग के संबंध में कथन है, ठीक है, सही पूछा है, देखो छोटा सा इधर लिख दिया, सही है, सही कथन। तीनों में से कौन सा सही है? आयोग ने 3 संघ शासित प्रदेश की सिफारिश की, बिल्कुल सही, 16 और 3 की सिफारिश की थी। यह 3 थे दिल्ली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, बिल्कुल गलत। दिल्ली था, अंडमान निकोबार था और मणिपुर था, ठीक है, यहां पास वो पौंडीचेरी नहीं था, याद रखिएगा। संसद ने 6 संघ शासित प्रदेश का निर्माण किया, बिल्कुल सही, 14 और 6 का निर्माण किया, बोला 16-3 बना 14-6, ठीक है। 6 कौन कौन सा था? तो दिल्ली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा, ये 6 बने थे। मतलब पहला और तीसरा कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होने वाला है? सही होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तावना में संशोधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रस्तावना में केवल एक बार संवैधानिक संशोधन हुआ है, बिल्कुल सही है। 42वां संविधान संशोधन के तहत जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया, गलत। यहां पास इंदिरा जी की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा के सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से संशोधित किया जा सकता है। हमारे पास तो संविधान सभा ही नहीं आज की डेट में। कई सारे देशों में क्या होता है, संविधान में बदलाव करने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाता है। हमारे देश में यह शक्ति संसद को ही सौंप दी है कि आप ही क्या कर लो, संविधान का संशोधन करो, अलग से संविधान सभा बनाने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा और तीसरा तो गलत हो गया, केवल एक सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। बढ़ते हैं आगे। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है, मतलब जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा है, न्यायिक समीक्षा की बात कर रहा है, न्यायिक पुनर्विलोकन की बात कर रहा है कि विधायिका और कार्यपालिका के जो कार्य होते हैं उन कार्यों को चेक करता है कौन? चेक करता है, जांच करता है कौन? न्यायपालिका। किस स्तर पर जांच करता है? तो फिर संवैधानिकता के स्तर पर जांच करता है कि वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है। यदि संविधान के अनुरूप है तो फिर वो कार्य मान्य होगा, यदि संविधान के अनुरूप नहीं है तो फिर वो कार्य मान्य नहीं होगा। मतलब हमारे देश की न्यायपालिका के पास जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है वो अमेरिका जितनी महान नहीं है। अमेरिका की न्यायपालिका क्या करती है तो फिर उसके मॉरल बैकग्राउंड पर जाती है कि उसे लागू करने के बाद जनता के अधिकारों का क्या होगा, उसे लागू करने पर अच्छे परिणाम होंगे कि बुरे परिणाम होंगे। वहां पर संविधान को चेक नहीं किया जाता बल्कि कानून की प्रकृति को चेक किया जाता है। हमारे यहाँ प्रकृति न चेक कर कानून निर्माण की प्रक्रिया चेक की जाती है कि कानून निर्माण जो हुआ है वो संवैधानिक तौर पर सही है कि नहीं। यदि संविधान में कोई बात मान लो गलत लिखी है एग्जाम्पल के तौर पर और कानून भी गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत चीज के लिए गलत कानून है। अगर कोई बात अच्छी लिखी है तो अच्छा कानून है। तो यहाँ पर हम संविधान को देखते हैं न कि कानून को देखते हैं। पढ़ते हैं ऑप्शन को, विधियों एवं कार्यपालिकों या कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्राख्यान करने की न्यायपालिका का अधिकार, यही ऑप्शन सही है। संवैधानिकता की जांच की जाती है। विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान का प्रश्नगत नहीं करती है भाई न्यायपालिका। न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों और राष्ट्रपति के द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व नहीं, पुनरीक्षण तो करती है लेकिन सहमति प्रदान करने के बाद तभी तो वो कानून बनेगा ना। फिर न्यायपालिका का समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए, ये भी सही है। देखो दोनों सही है लेकिन भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो फिर वही वाला ज्यादा सही होगा, पुनरीक्षण में वो सही होता है। ये पुनर्विलोकन आर्टिकल 137 का है जहां पर न्यायपालिका अपने ही पुराने दिए गए निर्णयों को क्या करती है, बदल देती है। डी ऑप्शन भी थोड़ा सही है, थोड़ा नहीं पूरा ही सही है, लेकिन आप ज्यादातर किसको मानेंगे? ए को मानेंगे क्योंकि वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है। भारत में जनरली न्यायिक पुनर्विलोकन को हम यही समझते हैं, आर्टिकल 13 वाला। चलिए लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एकात्म व्यवस्था में कार्यपालिका या विधायिका के स्तर पर केंद्र और राज्यों में समानांतर ढांचा नहीं पाया जाता है, बिल्कुल नहीं पाया जाता, सही बात है। अगर मैं बात करूं सरकार की तो हमारे यहाँ तो संघ की सरकार है। हमारे यहाँ अगर मैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात करूं तो ये 2 भागों में बटी है। केंद्र के स्तर पर अलग है, राज्य के स्तर पर अलग है। संसद है, मोदी जी का मंत्रिमंडल है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है। विधानमंडल है, यहाँ पर बघेल जी का क्या है, मंत्रिमंडल है और यहाँ पर हाई कोर्ट है। तो यहाँ पास ये दोनों तो एकीकृत है लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, स्पष्ट विभाजन है, दोनों के ऊपर विभाजन है, समानांतर ढांचा पाया जाता है संघीय वाले में।
एकात्म में नहीं पाया जाता, तो वही लिखा हुआ है, एकात्म में नहीं पाते भाई। एकात्म में केवल केंद्र की सरकार होती है। अगर राज्य की सरकार है तो केंद्र के भरोसे है, न कि उसका एक अलग अस्तित्व है। राज्य का अपना अलग अस्तित्व नहीं होता है एकात्म शासन व्यवस्था में। राज्य का अपना अलग अस्तित्व होता है संघात्मक शासन व्यवस्था में, जो कि भारत में पाया जाता है, अमेरिका में पाया जाता है। ब्रिटेन जैसे देशों में एकात्मक शासन है, लेकिन स्टेट भी है। स्टेट हैं तो फिर वो केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। मतलब पहला तो सही है कि एकात्म व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका का जो स्तर है वो समानांतर नहीं होता, वो एक होता है। बिल्कुल सही है ये, यहाँ बंटवारा नहीं होता एकात्म में। एकात्म व्यवस्था में राजनीतिक विकेंद्रीकरण केंद्र सरकार की प्रशासनिक कार्य योजना के तहत होता है। बिल्कुल, अगर यहाँ पास प्रशासनिक विकेंद्रीकरण हो रहा है, अगर एकात्म शासन व्यवस्था में कोई राज्य है, यदि एकात्म शासन व्यवस्था में म्युनिसिपैलिटीज है, पंचायती राज है, तो फिर वहां पास वो केंद्र सरकार के अंडर में होगा, केंद्र सरकार के कानून का प्रभाव के तहत होगा या केंद्र सरकार के आदेश के तहत होगा। अलग से संविधान में उनके लिए कोई बातें शामिल नहीं होती है। अगर संविधान में शामिल है तो फिर वो संघीय व्यवस्था है और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ 25 प्रश्नों पर चर्चा कर ली है, थोड़ा स्पीड में किया है ताकि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें। कोई डाउट होने पर जरूर कमेंट करें। आप कमेंट करते हैं तो हमें समझ में आता है आपका रिस्पॉन्स, आप क्या सोच रहे हैं, चाहे एग्जाम के बारे में हो, चाहे पेपर के बारे में हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे क्वेश्चन के बारे में हो। तो प्लीज कमेंट कीजिए, आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और बाकी उड़ान के जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी ये टेस्ट दिए हैं, 4-5 बैच में हैं, 4 बैच में दिए हैं, वो क्या करेंगे तो इसे आप देखेंगे और जो भी होगा डाउट आप क्लासरूम में पूछेंगे। तो फिर इसी आशा के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, किसी अच्छे टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।